BNY स्टडी चैनल की तरफ से आज के सेशन पोषक तत्व के महत्वपूर्ण भाग खनिज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे खनिज क्या होता है, खनिज के प्रकार कितने होते हैं, खनिज का हमारे शरीर में कार्य क्या है, खनिज की कमी से क्या हो सकता है, खनिज के स्रोत क्या है, खनिज की आवश्यकता क्यों पड़ती है और खनिज को लेने या न लेने से नुकसान और फायदे क्या हैं। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि यह स्वास्थ्य पर किस प्रकार असर करता है। जो लोग पोषक तत्व के महत्वपूर्ण भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन के बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ BNY स्टडी के चैनल पेज पे जाएं और प्लेलिस्ट में GS बायोलॉजी को सर्च करें, उसमें सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है खनिज को अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल्स। कह रहा है खनिज जीवन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं और शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज की संपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है। खनिज की क्या संपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खनिज होता क्या है। खनिज की बात करें तो खनिज प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक या तत्व होता है और अधिकांश खनिज क्रिस्टल यानी ठोस होते हैं और ये खनिज विज्ञान के क्षेत्र के साथ साथ मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आइए परिभाषा में क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है खनिज आमतौर पर अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के सामान्य विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। ये तत्व पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं और आहार के माध्यम से शरीर में प्राप्त होते हैं। यानी खनिज का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसे आहार के माध्यम से बाहर से ही लिया जा सकता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम खनिज के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो खनिज के प्रकार की बात करें तो खनिज को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है और दो कौन कौन होता है तो एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम आता है, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसे कहते हैं जहां खनिज तत्व की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस खनिज को कहते हैं जहां खनिज की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में माइक्रो का अर्थ भी होता है बहुत छोटा या बहुत कम या न्यूनतम माप। तो इस प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में लिए जाते हैं। ये कुल 4 होते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये छोटे मात्रा में आवश्यक होते हैं। कौन कौन है तो आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम। कह रहा है आयरन, कह रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन को कह रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का हिस्सा होता है और जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आयरन किस प्रकार ऑक्सीजन का परिवहन करता है, आइए इसको डीपली समझते हैं। इसको समझने के लिए हम रक्त को समझते हैं। रक्त की बात करें तो ये 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन 33 से 36% पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन में 0.34% आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है कि ये फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन इसमें जो आयरन होता है वही इस ऑक्सीजन को बांधता है और पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। और इस प्रकार हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़े से पूरे शरीर में बहती है। और हीमोग्लोबिन किसका सहयोग लेता है तो ये आयरन का सहयोग लेता है। दूसरा दिया है जिंक। कह रहा है प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका वृद्धि और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिंक क्या है आवश्यक है। किसमें तो प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिकीय वृद्धि और प्रोटीन संश्लेषण में। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है आइए इसको भी जान लेते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली यह शरीर में एक जटिल नेटवर्क होता है जो शरीर को संक्रमण, बीमारियों और विषैले पदार्थों से बचाता है। अगर डिजिटल भाषा में बात करें तो एक प्रकार से यह एंटीवायरस होता है जो वायरसों को क्या करता है मारता है।
यानी शरीर में विषैले पदार्थों से, संक्रमण से, बीमारियों से लड़ता है। कोरोना काल में इसी को बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा सलाह दी जा रही थी, क्योंकि ये शरीर का एक प्रकार का एंटीवायरस है जो हमें रोगों से बचाता है। जिंक का कोशिका वृद्धि में भी सहयोग होता है और सहयोग होता है प्रोटीन संश्लेषण में। ये प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है? तो ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं जो होती हैं वो अमीनो एसिड को जोड़कर नए प्रोटीन बनाती हैं। अब हम कॉपर के बारे में चर्चा करते हैं। कॉपर किस प्रकार हमारे बॉडी को सहयोग देता है? कह रहा है कॉपर जो क्या करता है, ये आयरन के अवशोषण और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली में सहयोग करता है, उसी प्रकार कॉपर भी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहयोग करता है और ये आयरन का अवशोषण भी करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है, अभी हम लोग जाने। शरीर में एक ऐसा जटिल नेटवर्क है जो शरीर को संक्रमण, बीमारी और विषैले पदार्थों से हमें बचाता है। एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व है सेलेनियम। इसका क्या हमारे शरीर में योगदान है, आइए इसको देखते हैं। सेलेनियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है और यह क्रिस्टल के रूप में यानी ठोस के रूप में होता है। यह एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसकी शरीर स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कर रहा है? कह रहा है एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेलुलर क्षति को रोकता है, यानी कोशिकाओं की क्षति को भी ये क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है? तो सेलेनियम रोकता है। अब हम खनिज के प्रकार में दूसरे प्रकार यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं। इसके क्या क्या कार्य हैं? सामान्यतः इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। कह रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कह रहा है ये बड़े मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसे कह रहा है कौन कौन है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। कैल्शियम का क्या कार्य है? तो कह रहा है हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम का दांतों की मजबूती में क्या सहयोग है, आइए इसको समझते हैं। हमारे शरीर में सबसे मजबूत जो होता है वो दांत का इनेमल होता है। इनेमल क्या होता है? तो दांत का बाहरी परत होता है और ये बना होता है हाइड्रॉक्सापेटाइट नामक खनिज से। और हाइड्रॉक्सापेटाइट नामक खनिज जो बना होता है उसमें 39% कैल्शियम होता है और 17% क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो इस प्रकार कैल्शियम दांतों की मजबूती के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दूसरा दिया मैग्नीशियम। कह रहा है मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के कार्य में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो मैग्नीशियम मदद करता है। ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इसको भी आइए समझ लेते हैं। तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये सिग्नल को सभी अंगों से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण भी करता है। नर्वस सिस्टम ही हमें सिग्नल देता है कि हाथों को कैसे नियंत्रण करना है, किस हाथ को चलाना है, पैर को चलाना है। यानी ये हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार से सिग्नल का कार्य करता है और उस सिग्नल की मदद से हमारे सभी अंग चलते हैं। और इसके कार्य में कौन मदद करता है? तो मैग्नीशियम मदद करता है। तीसरा दिया है सोडियम। सोडियम को कह रहा है तरल संतुलन और तंत्रिका संचार के लिए आवश्यक होता है। हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड फॉर्म में यौगिक या कंपाउंड होते हैं उसको संतुलन करता है सोडियम। अब पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम को कह रहा है कोशिका कार्य, हृदय की धड़कन और मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। अब हम खनिज के कार्य को देखते हैं। खनिज के कार्य क्या क्या हैं? तो पहला कार्य है हड्डियों और दांतों की संरचना में सहायक होता है। कौन? खनिज। दूसरा तरल संतुलन और संचार में सहायक होता है। तरल संतुलन में कौन सहायक होता है? तो सोडियम होता है। और तीसरा दिया है उम्र बढ़ने और विकास के कार्य में भी खनिज का सहयोग होता है। आइए पहला देखते हैं हड्डियों और दांतों की संरचना। कह रहा है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। हड्डियों और दांतों की संरचना में कैल्शियम और फास्फोरस किस प्रकार सहायक होता है? अभी हम लोग जाने कि दांत का जो बाहरी परत होता है जिसे हम दांत का इनेमल बोलते हैं वह किससे बना होता है? तो वो बना होता है हाइड्रॉक्सापेटाइट नामक खनिज से, जिसमें 39% क्या होता है, कैल्शियम होता है और 17% क्या होता है, फास्फोरस होता है। 39% कैल्शियम और 17% फास्फोरस होता है। तो इस प्रकार हड्डियों और दांतों की संरचना में कैल्शियम और फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा दिया तरल संतुलन और संचार। सोडियम और पोटेशियम तरल संतुलन और तंत्रिका संचार के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
तीसरा दिया है उम्र बढ़ने और विकास। जिंक, सेलेनियम और आयरन शरीर के विकास और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है और इसका संतुलित मात्रा में सेवन भी करना चाहिए। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से समस्याएं भी आती हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला दिया ऊर्जा उत्पादन में भी खनिज का कार्य होता है। कह रहा है कुछ खनिज ऊर्जा उत्पादन में भी भूमिका निभाते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो एटीपी ऊर्जा स्रोत के निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। ये एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट और इसका कार्य क्या है? यह एक प्रकार का शरीर की ऊर्जा का स्रोत होता है और इसके निर्माण में मैग्नीशियम बहुत ही सहायक होता है। अब हम खनिज की कमी और उससे होने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है आयरन की कमी एनीमिया का कारण बन सकता है, जिससे थकावट, कमजोरी और कमजोर इम्यून सिस्टम हो सकता है। इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। यह एक प्रकार का जटिल नेटवर्क होता है जो हमें बीमारियों और संक्रमणों से बचाता है। बी दिया है कैल्शियम की कमी। कह रहा है कैल्शियम की कमी हड्डियों की कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आइए इसको भी जान लेते हैं। यह एक हड्डी की बीमारी है। इसमें होता क्या है कि हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे उसके टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब यह बीमारी होती है तो शरीर की नई हड्डियां भी नहीं बन पाती और पुरानी हड्डियां टूटने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और किसकी कमी से होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। सी दिया है जिंक की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी, धीमी घाव भरने की प्रक्रिया और बालों का झड़ना हो सकता है। जिंक किसमें किसमें सहायक होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली, कोशिका वृद्धि और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिंक आवश्यक होता है। डी मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, अनिद्रता हो सकती है और मानसिक तनाव भी हो सकता है। अब हम खनिज के स्रोत के बारे में बात करते हैं। खनिज कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है? तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम मिलता है दूध से, दही से, पनीर से, हरी पत्तेदार सब्जियों से और मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक और मेथी से। फ्रूट्स की बात करें तो बादाम से। मैग्नीशियम की बात करें तो ये साबुत अनाज से, नट्स से, बीन्स से और हरी पत्तेदार सब्जियों से। साबुत अनाज उस अनाज को कहते हैं जिसमें छिलका हो, वह अंकुरित हो सके और बीच वाला हिस्सा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट से भरा हो। नट्स हम सूखे फल को कहते हैं जिसमें क्या हो? छिलका हो और खाने योग्य बीज हो। बीन्स जानते ही हैं और हरी पत्तेदार सब्जियां। सोडियम कहाँ से मिलेगा? तो इसका मुख्य स्रोत तो नमक है, क्योंकि जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड का बना होता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और डिब्बा बंद भोजन से मिलता है। वही पोटेशियम की बात करें तो केला और आलू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और भी स्रोत हैं, संतरा है और टमाटर है। आयरन की बात करें तो लाल मांस में आयरन मिलता है, चुकंदर में मिलता है, दालों में मिलता है और हरी पत्तेदार सब्जियों में। आयरन की कमी से क्या होता है? तो रक्त क्षीणता, जिसे एनीमिया कहते हैं, उसकी समस्या हो जाती है। और आयरन का कार्य क्या है? तो ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को क्या करता है? बांध लेता है और जिससे हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जिंक की बात करें तो ये मांस में मिलता है, समुद्री भोजन में, नट्स और बीन्स में। सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम ब्राज़ील नट्स यानी ब्राज़ील के सूखे फलों में, मांस में और मछली में मिलता है। सेलेनियम का कार्य क्या है? एक प्रकार का सेलेनियम क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है और यह सेल यानी कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका की क्षति को होने से रोकता है, यानी कोशिका की क्षति को ये बचाता है। अब हम खनिज की आवश्यकताएं और उसके सेवन के बारे में चर्चा करते हैं। तो खनिज की आवश्यकताएं और सेवन को देखते हैं। कह रहा है दैनिक सिफारिशें, यानी खनिज हमें प्रतिदिन कितना लेना चाहिए और किस प्रकार सेवन करना चाहिए। तो कह रहा है खनिज की दैनिक आवश्यकता व्यक्ति की उम्र, लिंग और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। संतुलित आहार से अधिकांश आवश्यक खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं। एक और संयोग है विटामिन और खनिजों का संयोजन। कह रहा है विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, जबकि विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है, जबकि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है।
अब हम खनिज और आहार संबंधी समस्याओं को देखते हैं। खनिज ज़्यादा मात्रा में लेने से या खनिज का आहार में कम सेवन करने से क्या क्या समस्याएं होती हैं। बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। आइए खनिज विषाक्तता के बारे में जानते हैं। तो कह रहा है अत्यधिक सेवन से खनिज विषाक्तता हो सकती है। विषाक्तता का मतलब है शरीर के अंदर विष जैसा पैदा हो सकता है। कह रहा है जैसे कैल्शियम का अत्यधिक सेवन करने से गुर्दे में क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। और ये गुर्दे की पथरी कहाँ होती है, तो पित्त में होती है। अत्यधिक कमी की बात करें तो अत्यधिक कमी से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कौन कौन, जैसे हृदय रोग, मांसपेशियों की कमजोरी और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। मांसपेशियों की कमजोरी किस खनिज से होगा, तो पोटेशियम से। जबकि प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी समस्या किस खनिज से होगा, कॉपर न लेने से। अब हम खनिज और स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। 8वां दिया है खनिज और स्वास्थ्य। खनिज और स्वास्थ्य का क्या संबंध है, आइए देखते हैं। कह रहा है स्वस्थ आहार। कह रहा है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से खनिज प्राप्त करने की कोशिश करें और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। क्यों? क्योंकि ये कम न्यूट्रिएंट्स वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और ये सस्ते होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। नियमित समय पर स्वास्थ्य की जांच भी करवानी चाहिए। स्वास्थ्य जांच, नियमित स्वास्थ्य जांच से खनिज स्तर की निगरानी करना और आवश्यकता अनुसार सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। ओवरऑल देखें तो कह रहा है इस प्रकार खनिज शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका संतुलित सेवन शरीर के समग्र सेहत के लिए आवश्यक होता है। और यहीं ये सेशन होता है ख़त्म। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।